हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेरणा राठौड़ आरजी एग्जाम्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। हम प्रकाश के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस देख रहे थे उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक आपतित प्रकाश किरण के लिए यदि दर्पण को थीटा से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण का घुमाव कोण होगा। पहला ऑप्शन है थीटा, दूसरा ऑप्शन है 2 थीटा, तीसरा ऑप्शन है 90 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 0 डिग्री। देखो, मैंने आपको समतल दर्पण के अंदर बताया था कि समतल दर्पण में मैंने बताया था ये कोई परावर्तक पृष्ठ है पे किरण आपतित होती है। इस अभिलंब से आपतित आपतित होने के पश्चात ये उसी कोण के साथ में ये वापस क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। इसको बोलते हैं हम आपतित किरण। इसमें बोला है कि अगर आपतित किरण है के लिए कितना है, कोण कितना है, थीटा डिग्री है। इसमें आगे बोला है कि अगर ये थीटा डिग्री के साथ में और परावर्तित हो जाती है, ये भी थीटा डिग्री के साथ में परावर्तित हुई, तो टोटली थीटा प्लस थीटा क्या हो गया, 2 थीटा हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 थीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु 50 डिग्री कोण पर रखे गए दो समतल दर्पणों के मध्य रखी गई है। समतल दर्पण में वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 7। देखो, कोई भी समतल दर्पण है, दो समतल दर्पण है, उनके बीच में अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो उनके कितने प्रतिबिंब बनेंगे, उसका एक सूत्र होता है प्रतिबिंबों की संख्या बराबर 360 डिग्री बटे थीटा। जितना इसमें बताया गया है कि दो समतल दर्पणों के बीच में कितना कोण का मान है, वो है थीटा -1। यहाँ पे मान क्या बताया, थीटा का मान क्या बताया यहाँ पे, 50 डिग्री, तो 360 बटे 50 -1। अब देखो, इसका मान यहाँ पे पूर्णांक नहीं आ रहा है ना, इसका मान यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 से 0, 5 अंक 30, 5 7 35, 7 आ रहा है, या फिर 5 8 40। तो पूरा पूरा कितना हो रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है। वैसे देखा जाए तो 8 आ रहा है, वैसे तो 7 आ रहा है, लेकिन 7 से लगभग थोड़ा सा बड़ा मान हम लोग कितना लेंगे, 8 लेंगे। ठीक है, फिर बाद में अब ये जो 8 मान आया, अब इस 8 के अंदर से हम लोगों को क्या करना है, -1 करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 7। तो कितने प्रतिबिंब प्राप्त होंगे हम लोगों को, 7। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, जो 360 बटे जो थीटा का मान लिया है उसका मान कोई पूर्णांक आना चाहिए। ठीक है, कोई पॉइंटों में मान नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने इसका मान यहाँ पे 8 ले लिया, फिर 8 में से -1 किया तो मान यहाँ पे क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोटर वाहनों के पार्श्व दर्पण द्वारा एक वस्तु का बनाया गया प्रतिबिंब होता है। पहला ऑप्शन है सीधा, वास्तविक साइज में वस्तु या बिंब से छोटा होना चाहिए। फिर दूसरा ऑप्शन है सीधा, वास्तविक साइज में वस्तु से बड़ा। तीसरा ऑप्शन है सीधा, आभासी साइज में वस्तु से छोटा। चौथा ऑप्शन है सीधा, आभासी साइज में वस्तु से बड़ा। देखो, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि जो दर्पण है उनसे किस प्रकार से, अगर किस वस्तु को कहाँ हम लोग रखें तो उसका प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त होता है, उनकी स्थितियों के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण। देखो, सबसे पहले तो दर्पण क्या चीज होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है, पहले मैं वो बता देती हूँ आपको। गोलीय दर्पण क्या होता है, ये एक कोई कांच का गोला था। इस कांच के गोले को हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ से काट दिया। के बाद में हम लोग को ये जो कटा हुआ पार्ट प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको या तो बाहर से पॉलिश कर देंगे या फिर इसको अंदर से पॉलिश कर लेंगे। अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको बाहर से पॉलिश करते हैं तो हमें ये जो प्राप्त हुआ, ये कौन सा हो गया, अवतल दर्पण। और जब हमने इसके बाहर की तरफ, मतलब अंदर की तरफ हम लोगों ने पॉलिश कर दी, अर्थात ये हो गया कि हम लोगों ने परावर्तक सतह अंदर की तरफ कर दी और जो उभरा हुआ पार्ट है वो परावर्तक सतह बन जाएगी। वो क्या कर रही है, किरण को परावर्तित कर रही है। तो ये जो दर्पण हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स और इसको बोलते हैं कॉन्केव। ठीक है, फिर अब क्या हो गया, ये दर्पण दो, गोली दर्पण कितने प्रकार के हो गया, एक तो
अवतल दर्पण, दूसरा क्या हो गया, तल दर्पण। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका है अभिसारी, अभिसारी दर्पण, और इसको हम लोग बोलते हैं अपसारी। अपसारी और अभिसारी कहने का रीजन क्या है, ये क्या करता है, ये जो पूरी जो प्रकाश का किरण है फैला हुआ उसको ये एक ही बिंदु पे केंद्रित करता है, इसी वजह से इसका नाम क्या हो गया, अभिसारी। और ये क्या करता है, जो प्रकाश की जो किरण होती है उनको ये फैलाने का काम करता है, इस वजह से इसको हम लोग, इसका नाम क्या हो गया, अपसारी। इसके बाद में क्या होता है कि जो दर्पण है उसकी अलग अलग स्थितियों पे हम लोग बिंब को रखते हैं, बिंब का मतलब होता है वस्तु, तो उसके हिसाब से उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा, इसके बारे में देख लेते हैं अब हम लोग। देखो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, अवतल दर्पण के बारे में। अब अवतल दर्पण के अंदर देखो, पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि किस प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा, उसका नियम बता देती हूँ कि कोई भी दर्पण के अंदर कोई भी प्रतिबिंब कहाँ रखा हुआ है, वो प्रतिबिंब की वो जो किरण है किस प्रकार से आपतित होगी, तो परावर्तित के बाद में वो किरण किधर जाएगी, पहले उसके नियम बता देती हूँ। पहला नियम तो ऐसे होता है कि देखो ये क्या होता है, ये दर्पण हो गया, दर्पण के जो एकदम बीच में मध्य में जो होता है इसको हम बोलते हैं ध्रुव, ठीक है। यहाँ पे जो गोला था, इस गोले को, ये गोला था, गोले का ये कटा हुआ ही पार्ट था, गोले का जो केंद्र होता है इसको हम लोग बोलते हैं वक्रता, तो बोलते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और ध्रुव, इसको पी से डिनोट करते हैं, इसको सी से डिनोट करते हैं। इन दोनों का जो मध्य बिंदु होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग फोकस बिंदु, क्या बोलते हैं इसको, फोकस बिंदु। ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसको स्मॉल अप से बताते हैं, और इसको बोलते हैं हम फोकस, फोकस दूरी। और ये जो रेखा जा रही है, ये जो काल्पनिक रेखा जा रही है, जो वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु और ध्रुव से होकर जो खींची गई जो काल्पनिक रेखा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मुख्य, बोलते हैं मुख्य अक्ष। अब एक क्या होता है, जो वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से जो ध्रुव है, क्योंकि क्या हो गया, ये जो गोला था, गोले से केंद्र से उसकी परिधि तक का जो दूरी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या ही बोलते हैं ना, इस केंद्र की, इस गोले की त्रिज्या बोलते हैं। तो इस जो गोले की जो त्रिज्या है वो क्या हो गई, इसकी वक्रता त्रिज्या, ये हो गई इसकी वक्रता त्रिज्या। तो देखो क्या होता है, दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट किया है यहाँ पे, आर से, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी, फोकस दूरी का क्या बताया था मैंने आपको, किससे दर्शाते हैं, स्मॉल एफ से। तो इन दोनों के बीच एक संबंध होता है, मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था कि ये जो फोकस बिंदु है ये क्या है, सी और पी, सी और पी के बीच के जो एकदम मध्य बिंदु होता है वो किसका, उसका नाम क्या है, फोकस बिंदु। तो मध्य बिंदु इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर है इज इक्वल्स टू 2f होगा, या फिर f इज इक्वल्स टू r बाई 2, ये इसके बीच में रिलेशन होता है। और यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, जो f का मान होता है वो हमेशा हमें मीटर में लेना है, तभी यहाँ पे राइट आंसर निकलेगा हमेशा, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ हो तो पहले उसको मीटर में चेंज करके फिर उसके बाद में उसका मान निकाले कि आर का मान क्या दिया हुआ है। इसका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि आपको फोकस दूरी का मान दिया हुआ है सेंटीमीटर या फिर मीटर में दिया हुआ है और आपसे पूछ लेगा कि वक्रता त्रिज्या क्या है, या फिर आपको आर का मान दे देंगे और एफ का मान पूछ लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं कि कौन कौन से जो नियम है, किन किन नियमों की वजह से वो होता है। जैसे पहला नियम तो है कि अगर कोई भी किरण है, ये मुख्य अक्ष हो गई, और कोई भी किरण अगर इसके ऊपर आपतित होती है, ध्रुव पर आपतित होती है, तो जिस कोण से वह आपतित हुई है उसी कोण से वापस क्या हो जाती है, वो परावर्तित हो जाती है। तो ये क्या हो गया, ये आई मान है, ये क्या आर, तो ये परावर्तन का नियम हो गया, ठीक है। दूसरा यह इसमें है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर
कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वो परावर्तन के पश्चात वह फोकस से होकर जाएगी। ये है इसका सेकंड नियम। ठीक है। थर्ड नियम है कि अगर कोई भी किरण है वो ध्रुव से होकर आपतित होती है, अगर ध्रुव से होकर आपतित होती है तो वह सीधी निकल जाती है, उसका परावर्तन नहीं होता है। ठीक है। अब ये नियम हो जरूरी नहीं इसी के साथ में हो, ये उत्तल दर्पण के साथ में भी होता है। ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं स्थितियां कौन कौन सी है। अब पहली स्थिति हम लोग पहले किस जो कंडीशन है वो पढ़ेंगे किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण है ये का जो परावर्तक पृष्ठ है वो कौन सा होता है, अंदर की तरफ धसा हुआ होता है। अब पहली कंडीशन हम लोग क्या लेंगे इसके अंदर कि जो वस्तु है वो कहाँ हो, अनंत पर हो। वस्तु है अनंत पर हो। अनंत पर हो इसका मतलब क्या हो गया, वस्तु एक जो किरण है वो कहाँ से आ रही है, अनंत से आ रही है। तो अभी मैंने नियम आपको बताए थे, अगर अनंत से कोई भी वस्तु जो किरण आती है तो वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, फोकस से होगी जाएगी। यहाँ पे इसका फोकस हो गया, यहाँ पे ये सी हो गया और यहाँ पे पी हो गया, ये मैंने बता ही दिया था आपको। उसके बाद में यहाँ से दूसरी किरण निकलेगी, वो कहाँ से जाएगी, यहाँ से हो गई। फिर उसके बाद में वो सीधे अब जब ध्रुव से हो रही है तो वापस क्या हो जाएगी, वापस इधर ही निकल जाएगी। तो अब जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, फोकस के ऊपर बन रहा है। तो इसका आंसर क्या हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त हुआ वो कैसा प्राप्त हुआ, देखो वस्तु इतनी बड़ी थी और यहाँ पे वस्तु में यहाँ पे एक बिंदुवत रूप में एक वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, और देखो अगर ये किरणें आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, आपस में प्रतिच्छेद कर रही है तो इसका अर्थ क्या हो गया, जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा वो कैसा प्राप्त होगा, वास्तविक। क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रतिबिंब वास्तविक होगा, वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा और कहाँ बनेगा ये, फोकस बिंदु पर। फोकस बिंदु पर बनेगा। अब सेकंड स्थिति देख लेते हैं। सेकंड स्थिति के अंदर बोला है कि अगर वस्तु है वो कहाँ हो, फोकस बिंदु पे हो, वस्तु फोकस बिंदु पर स्थित हो। फोकस बिंदु पर स्थित हो तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये हो गया फोकस बिंदु, ये वक्रता केंद्र। अगर यहाँ पे स्थित हो तो एक किरण तो इसमें से निकलेगी समांतर, समांतर होने के बाद में कहाँ से गुजरेगी, वो फोकस से जाएगी। फिर उसके बाद में जो दूसरी किरण है वो क्या करेगी, तो 90 डिग्री से कोण से आएगी। तो ये जो किरण है वो आपस के अंदर कैसी हो जाएगी, दोनों के दोनों, ये दोनों समांतर हो जाएगी। तो जब जो समांतर किरणें होती है वो क्या कहीं कहीं पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, नहीं करती है। तो इसका अर्थ क्या हो गया, यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा इसका वो कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। तो जो प्रतिबिंब प्राप्त हो वो कैसा हुआ, यहाँ पे कैसा हुआ, वास्तविक होगा। या फिर प्रतिबिंब कैसा होगा, यहाँ पे प्रतिच्छेद नहीं कर रही है ना, अगर प्रतिच्छेद करती है तो ही जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक होगा, अन्यथा वास्तविक नहीं होगा। तो वो कैसा होगा, आभासी होगा। तो यहाँ पे कैसा प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा हमें, आभासी और अनंत पर। और वस्तु से कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है। तीसरी कंडीशन देख लेते हैं अब हम लोग। तीसरी कंडीशन है कि जो वस्तु है वो कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर, वस्तु सी पर हो। सी का मतलब क्या हो गया, वक्रता केंद्र पर हो। वक्रता केंद्र पर हो तो यहाँ पे हो सी, ये पी, एफ, ये हो गया पी। यहाँ पे वस्तु होगी तो पहली तो हम लोग इसमें से समांतर किरण निकालेंगे, समांतर के बाद में वो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। बाद में दूसरी किरण हम लोग निकालेंगे इसमें से, यहाँ से क्या परावर्तन के बाद में उतने ही डिग्री के कोण से जाएगी। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होगी हमारे यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वो कैसा हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। बिल्कुल सी के ही
जैसा प्राप्त होगा। अगर ऊपर की तरफ बन रही है तो प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है, सीधा प्राप्त होता है, और मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ बनता है तो प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है, हमें उल्टा प्राप्त होता है। जो पहले वाली कंडीशंस थी ना उनमें भी देख लेना, उनमें उल्टा था, वो मेंशन कर लेना एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा प्राप्त होगा, और कहाँ पे स्थिति क्या है इसकी, सी पर ही है, तो प्रतिबिंब सी पर प्राप्त होगा। और इसकी साइज देखो, दोनों बराबर ही है, जितना बड़ा, जितनी दूरी पर ये बन रहा है उतनी दूरी पर ये बन रहा है, तो क्या हो गया, वस्तु के बराबर ही। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं अब हम लोग। ये तीसरी कंडीशन थी, फोर्थ कंडीशन देख लेते हैं। फोर्थ कंडीशन के अंदर क्या था, जो वस्तु है वो कहाँ रखी हुई हो, सी व अनंत के बीच में। वस्तु सी व अनंत के बीच कहीं भी रखी हुई हो तो हमें प्रतिबिंब कहाँ और कैसा प्राप्त होगा। ठीक है, ये यहाँ पे सी है, ये एफ है, ये पी है। अगर यहाँ पे मान लो अनंत और सी के बीच में, तो यहाँ पे मान लो मैं पहली किरण हम लोग निकालेंगे तो वो समांतर जाएगी, समांतर होने के बाद में वो कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से। इसके बाद में दूसरी किरण निकालूंगी मैं, दूसरी किरण क्या हो जाएगी, 90 डिग्री के कोण से जाएगी, फिर परावर्तन के बाद में वो ऐसे हो जाएगी। तो जो किरण, जो हम लोगों को प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वो कहाँ प्राप्त हो रहा है, सी और एफ के बीच में प्राप्त हो रहा है, वस्तु से छोटा प्राप्त हो रहा है और वास्तविक प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये दोनों दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है ना यहाँ पे, तो वास्तविक हो जाएगा, वस्तु से छोटा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, उल्टा होगा। ठीक है, तो क्या कंक्लूजन निकला, पहला तो वास्तविक होगा, दूसरा वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा, और कहाँ बन रहा है, सी और एफ के बीच में बन रहा है, सी व एफ के बीच, एफ के बीच प्रतिबिंब प्राप्त होगा। हाँ बस यही, इसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है, अगर जो वस्तु है वो सी व एफ के बीच में, एफ के मध्य रखी हो वस्तु, ठीक है, तो अंदर हो जाएगा, ये हो गया सी, ये हो गया एफ, ये हो गया पी। सी और एफ के बीच में रखी हुई हो, मतलब यहाँ पे रखी हुई है वस्तु, तो पहली किरण में इसके समांतर निकालूंगी, समांतर की हुई जो किरण है वो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। फिर उसके बाद में जो दूसरी किरण है वो बराबर एंगल से जाएगी, तो जो परावर्तन के बाद में वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे जाएगी। जो यहाँ प्रतिच्छेद हो रही है, प्रतिच्छेद हो रही है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। फिर नीचे की तरफ बन रहा है, इसका मतलब क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। इसकी तुलना में देखा जाए तो ये बड़ा बन रहा है, तो कंक्लूजन क्या निकल गया, प्रतिबिंब है वो वास्तविक बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है। कहाँ बन रहा है, देखो सी और अनंत के बीच में बन रहा है प्रतिबिंब, क्या बन जाएगा यहाँ पे, सी व अनंत के मध्य में प्राप्त होगा। वस्तु से छोटा हो गया, ठीक है। अब अगली कंडीशन हम लोग देख लेते हैं। अगली कंडीशन के अंदर क्या है, वस्तु है वो एफ और पी के बीच में रखी हुई हो, वस्तु एफ व पी के मध्य रखी हो। क्या वो ये हो गया एफ, ये हो गया पी, ये हो गया सी, एफ और पी के बीच में यहाँ पे रखी हुई हो, तो पहली किरण तो कहाँ से जाएगी, ऐसे हो गया, फिर ये फोकस से जाएगी, दूसरी किरण है वो ऐसे हो गया, यहाँ पे हो गया,
फिर ऐसे जाएगी। तो देखो आगे की तरफ बनाने पर तो वास्तविक रूप से तो यहाँ पे ये निकट नहीं कर रही है, लेकिन जब इन दोनों किरणों को हम लोग क्या करेंगे, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, ठीक है, और इसको पीछे की तरफ बढ़ाया, तो ये क्या कर रही है यहाँ पे, पीछे की तरफ ये कट कर रही है एक दूसरे को, पीछे की तरफ। जब यहाँ पे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे की तरफ इस तरह से ये कटती हुई प्रतीत हो रही है, तो इस तरह से जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो कैसा होता है, आभासी होता है। तो अवतल दर्पण के अंदर सिर्फ एक ही स्थिति ऐसी होती है जहाँ पे जो प्रतिबिंब है वो हमें आभासी प्राप्त होता है। लेकिन देखो यहाँ पे प्रतिबिंब इतना छोटा था और यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हो रहा है, वस्तु इतनी छोटी थी, प्रतिबिंब इतना बड़ा प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला, जो प्रतिबिंब है वो आभासी प्राप्त होगा, वस्तु से बड़ा प्राप्त होगा, वस्तु से बड़ा प्राप्त होगा। स्थिति क्या है उसकी, दर्पण के पीछे की तरफ है, दर्पण के पीछे, और देखो मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ बन रहा है, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ बन रहा है तो वो सीधा बनता है, नीचे की तरफ बनता है तो वो कैसा बनता है, उल्टा बन रहा है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा, हमें सीधा प्राप्त होगा, ठीक है। अब अवतल दर्पण की हम लोगों ने कंडीशंस पढ़ ली, अब मैं आपको बता देती हूँ उत्तल दर्पण की कंडीशंस, ठीक है। देखो उत्तल दर्पण के अंदर उत्तल दर्पण में इतनी सारी कंडीशंस नहीं होगी, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी ही प्राप्त होता है हमें, ठीक है। देखो उत्तल दर्पण में का परावर्तक पृष्ठ है वो कैसा होता है, उभरा हुआ होता है, ठीक है। के अंदर पहली कंडीशन तो वही हो गई, अगर अनंत पे कोई वस्तु रखी हुई है तो है ना, वो परावर्तन के बाद में कहाँ से जाएगी, वो फोकस से होगी जाएगी। अगर यहाँ पे फोकस, वैसे तो ये क्या करती है, इधर होगी तो ये किरणों को फैला देगा, ठीक है। लेकिन जब इन किरणों को हम लोग पीछे की तरफ करते हैं, ये सी हो गया, ये और एफ हो गया, तो हम लोग जब इसको पीछे की तरफ काटेंगे तो ये ऐसे मिलती हुई प्राप्त होगी हमें। ये वास्तविक रूप से तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, लेकिन पीछे की तरफ आभासी रूप से ये क्या कर रही है, कहाँ पे मिल रही है, फोकस पे मिल रही है। तो क्या हो जाएगा, अनंत पे हो तो प्राप्त किस कहाँ पे होगा, अनंत पर हो तो हमें कहाँ पे प्राप्त होगा, फोकस पर प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ऐसा होगा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा होगा, आभासी होगा, ठीक है। ये दिख रहा है यहाँ पे, आभासी प्राप्त होगा। फिर उसके बाद में अगली कंडीशन देखो, बाकी सबकी सभी जो कंडीशन है उसके अंदर क्या होगा, इसमें यही होगा, प्रतिबिंब जो हमेशा प्राप्त होगा वो हमें कैसा प्राप्त होगा, आभासी होगा। तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कहीं पर भी रख लो, प्रतिबिंब हमेशा इसमें कैसा प्राप्त होगा, आभासी होगा, वस्तु से छोटा प्राप्त होगा, क्योंकि ये क्या करना है, फैली हुई किरणों को क्या करता है, ये फैलाने का काम करता है, जो किरणें होती है उनको क्या करता है, फैलाता है।